लड़का कोठे पर जाता है और वो वहाँ की मैनेजर से कहता है कि मैडम, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और नई लड़की चाहिए। पैसे की चिंता ना करिए, आप जितना मांगोगे उतना दूंगा, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। तो जो कोठे की मैनेजर थी वो सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उनको और क्या चाहिए था, उन्हें तो ऐसा ही ग्राहक चाहिए था जो उन्हें मुंह मांगी कीमत दे सके। तभी जो कोठे की मैनेजर थी वो वहाँ पर लड़कियों की लाइन लगा देती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, ये लड़की मुझे नहीं पसंद आई, कोई और अच्छी लड़की बुलाइए। तभी वहाँ पर एक औरत रहती है, वो कहती है कि अरे मैडम, इसके सामने आप रेखा को क्यों नहीं बुलाते हो। तो जो मैनेजर थी वो कहती है कि ठीक है, रेखा को बुला लेती, लेकिन वो किसी ग्राहक के साथ अभी बिजी है। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है मैडम, बिजी है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, अगर वो लड़की सुंदर हुई, अच्छी लगी मुझे, तो मैं उसके साथ वक्त बिताऊंगा, वरना ये लड़कियाँ मुझे नहीं पसंद आई। कुछ ही समय के बाद में जो रेखा थी उसे बुलाया जाता है, और जैसे ही रेखा को वो लड़का देखता है जिसका नाम विपिन था, वो रेखा को देखते ही जैसे तो उसके होश उड़ जाते हैं, और वो कहता है कि मैडम, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। जो रेखा थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी की सगी बहन थी। आखिर ये क्या माजरा था कि एक भाई एक कोठे पर अपनी ही बहन की डिमांड कर रहा था कि उसे उसकी बहन ही चाहिए। जब आगे की कहानी को आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी इस भाई को सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नंदिनी यादव। एक लड़की जिसका नाम रेखा होता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जो कि उसकी एक दोस्त ने कहा था। उसकी एक दोस्त थी जो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि यार, मेरे पास दिल्ली से एक जॉब का ऑफ़र आया है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ भेज नहीं रहे, बहुत अच्छी नौकरी है। जो ये रेखा थी वो भी वहीं पर कलकत्ता की रहने वाली थी, तो ये कलकत्ता में ही एक कंपनी में नौकरी किया करती थी। लगभग इसको 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी मिला करती थी, और ये अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे मेरे घर वाले भेज नहीं रहे हैं, तो क्या रेखा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रेखा कहती है कि अपन दोनों की एजुकेशन की बराबर है, तुम्हें तुम्हारे घर वाले भेज नहीं रहे तो क्या मैं ये इंटरव्यू दे के देखूँ क्या। क्योंकि उसकी जो दोस्त थी उसने बताया था कि इस जॉब में जो सैलरी है वो लगभग 60-70 हज़ार रुपये है, यानी कि जो रेखा की सैलरी थी उससे भी डबल सैलरी से भी कुछ ज़्यादा उसे मिल रहा था। तो उसकी जो दोस्त थी वो कहती है कि ठीक है, मैं तो वैसे भी नहीं जा पाऊँगी, वहाँ पर एक ही सीट है, मेरा कोई जानने वाला भी है, तो तुम्हारा वहाँ पर आसानी से इंटरव्यू भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जो रेखा थी वो खुश हो जाती है, और जो उसकी दोस्त थी वो अपने एक जानने वाले के साथ उसे वहाँ पर भेज देती है। और जैसे ही रेखा इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर एक चपरासी आता है और वो आकर उसे कहता है कि मैडम, आप चाय पीएंगे। तो रेखा कहती है कि हाँ, चाय पीऊँगी, और वहाँ पर रेखा के लिए चाय लाई जाती है। लेकिन जब रेखा चाय पीती है तो वो बेहोश हो जाती है, और उसे कुछ घंटे के बाद में जब होश आता है तो वो देखती है कि वो ना जाने कहाँ पहुँच चुकी है, और जहाँ पर भी वो है उसके पास में एक बुढ़ा सा व्यक्ति है जो उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, या कहे कि वो तो उसके साथ रेप कर ही चुका था। अब जो रेखा थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि उसके पास 2-3 लड़के और खड़े हैं जो उसे कहते हैं कि चुपचाप रहना, अगर ज़्यादा चीखने या चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और तभी उसे और नशे का इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब जो रेखा थी उसको ऐसे ही नशे में रखा जाता है, और जब बाद में रेखा की आंखें खुलती है, या कहे कि उसका नशा खत्म होता है, तो रेखा दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर पहुंच चुकी थी। जीबी रोड एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर जो कोटे हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो आज भी वहाँ पर चला करते हैं। अब जो रेखा थी वो कोठा नंबर 68 पर तो पहुँच चुकी थी, और अब रेखा इन सारी चीज़ों का विरोध करती है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। लेकिन वहाँ पर उसकी कौन सुनने वाला था। कोठे पर कोई नहीं देखता है कि उसका परिवार कैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है। वहाँ पर तो बस सारी लड़कियों को धंधे पर बिठाया जाता है,
और ऐसा ही रेखा के साथ होता है। अब जो रेखा थी वो जितना विरोध करती उसे उतना ही ज़्यादा मारा जाता, पीटा जाता, उसे खाना नहीं दिया जाता। अब आखिर में जो रेखा थी उसने भी अपने हालात से समझौता कर लिया था और अब वो भी उसी सारे माहौल में ढल चुकी थी। जो रेखा थी वो 8 जून 2019 को अपने घर से गायब हुई थी। अब रेखा को लगभग 2 महीने उसी कोठे पर हो जाते हैं। रेखा थी, पढ़ी लिखी थी, देखने में भी बेहद खूबसूरत थी, हर चीज़ से परफेक्ट थी। तो उसके पास जो ग्राहक है वो भी बहुत ज़्यादा आते थे, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तभी उसके पास कोलकाता का ही एक लड़का था जो दिल्ली के करोल बाग में रहा करता था। वो भी उसके पास ग्राहक बनकर आता है और वो जब रेखा के साथ वक्त बिताता है तो उसको रेखा अच्छी लगती है। अब उसे जब भी समय मिलता था वो सिर्फ रेखा के पास आया करता था। 2-3 बार जब वो रेखा के पास आता है तो एक दिन रेखा, वो लड़का जो था वो कुछ शब्द बंगाली के बोल रहा था और जो रेखा थी वो भी बंगाली के शब्द बोल रही थी। तो वो लड़का पूछता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो? तो रेखा कहती है कि मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। तो वो जो लड़का था वो कहता है कि मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ। अब दोनों की जो दोस्ती थी थोड़ी और बढ़ जाती है, विश्वास भी और बढ़ जाता है। तो रेखा कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ बताओ, कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कोठे वाले मेरी तो जान ले लेंगे। तो वो कहती है कि तुम अपने फ़ोन से फ़ोन मत करना, चाहे तो किसी और के से कर देना, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे इस कोठे से बाहर निकाल दो। तो वो अपने भाई के नंबर उसे दे देती है और वो जो लड़का था वो वहाँ से निकल जाता है और दूसरे ही दिन वो उसके भाई को फ़ोन कर देता है। जैसे ही उसको भाई को फ़ोन करता है तो वो कहता है कि तुम विपिन बात कर रहे हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ कर रहा हूँ। कि जो रेखा है वो तुम्हारी बहन है? तो वो कहता है कि हाँ रेखा मेरी बहन है। तो वो कहता है कि तुम्हारी जो बहन है वो दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर है और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया गया है, उसे वहाँ ले जाकर बेच दिया गया है और रेखा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम उसको वहाँ से कैसे ना कैसे करके बाहर निकाल लो। जैसे ही रेखा के भाई ने ये बात सुनी, उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। कोई भी भाई अगर अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द सुनेगा तो ये सारी चीज़ें तो होना ही था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि बहन का पता चल चुका है, मैं दिल्ली के लिए निकलता हूँ। तो वो वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाता है और वो वहीं पर उसी कोठे नंबर 68 पर, हालांकि वो उस लड़के से लगातार बात करता रहता था और उसने पूछ लिया था कि आखिर में कैसे क्या जाना है, कैसा वहाँ का माहौल होता है। तो उसका जो भाई था वो भी वहाँ पर ग्राहक बनकर पहुँचता है और वो फिर रेखा की डिमांड करता है। ऐसे करके वो जैसे ही रेखा उस कमरे से बाहर निकलती है और वो अपने भाई को देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने फिर कंट्रोल किया कि अगर उसकी आंख से एक भी आंसू गिरा तो यहाँ पर लोगों को शक हो जाएगा। और जो इसका भाई था वो भी बस अपनी बहन को देखता है और कुछ नहीं बोल पाता है और वो रेखा को लेकर कमरे में चला जाता है। दोनों भाई बहन जी भर कर रोते हैं और अब जो रेखा का भाई था वो कहता है कि रेखा, तुम्हें यहाँ पर 2 महीने बीत चुके हैं, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? तो रेखा कहती है कि नहीं भाई, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहरे लगे हुए रहते हैं और एक जो मेन गेट है उसके अलावा कोई दरवाज़ा भी नहीं है जहाँ से हम निकल सके, कोई भी रास्ता नहीं है और अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो भी तुम्हें कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो भी अधिकतर लोग इन्हीं लोगों से मिले रहते हैं, वो महीने में इनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है पुलिस वाले ईमानदार हो, लेकिन उन पुलिस वालों का तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन उनमें सही है कौन गलत है। तो वो कहता है कि फिर क्या किया जाए। तो जो उसकी बहन रेखा थी वो कहती है कि तुम महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर से मदद करेगी। तो जो उसका भाई था वो पता करता हुआ जो स्वाति मालीवाल है उसके पास पहुंचता है और उसको सारी बात अपनी बहन की बताता है। तो जो स्वाति थी वो भी बाकी पुलिस वालों से बात करती है, अपनी टीम से बात करती है और कहती है कि हमें उस लड़की को किसी भी हालत में बाहर निकालना है। अब उनकी जो सारी टीम थी वो कोठे पर छापा मारती है और वहाँ से रेखा को बरामद कर लिया जाता है। रेखा को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और जो रेखा थी उसको अपने भाई के साथ सलामती से भेज भी दिया जाता है।
लेकिन ना जाने कितनी रेखा ऐसी है वहाँ पर जो आज भी मजबूरी में वहाँ रह रही है। वहाँ पर उन्हें बेच दिया गया है या मजबूरी में वहाँ छोड़ दिया गया है, किसी का किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उनका कोई भाई नहीं पहुँच पाता है, या कहे कि उनका कोई ऐसा उन्हें सहारा ही नहीं मिल पाता है जो कि उनकी मदद कर सके, क्योंकि कोठे में रहने वाले लोगों से सभी लोग डरते हैं। कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो रेखा थी उसकी शायद किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाती है, लेकिन हर एक लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी लड़की अपने घर से बाहर रहकर जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है या जो भी कर रही है, अगर वो कहीं भी जाती है, उन्हें कुछ भी खाने पीने के लिए दिया जाता है, चाहे तो पानी ही क्यों ना हो, वो उसे किसी से लेकर ना पिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जगह जगह इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई ऐसी लड़की आए जो उनसे कुछ लेकर खाए पिए बेहोश हो जाए और उसे बेच दिया जाए। ऐसे बहुत से केस देखने और सुनने को मिलते हैं। तो जो भी लड़की बाहर रहती है, अपने घर से बाहर जाती है, वो किसी से कोई भी चीज़ लेकर ना खाए, ना पिए, ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाए और ना ही किसी मोटी रकम के झांसे में आए, क्योंकि जो रेखा थी उसे मोटी जो नौकरी थी या कहे कि सैलरी ज़्यादा थी, उसका लालच दिया गया था, जो कि रेखा की एक बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे लालच में भी ना आए, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़े, जब भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे अगर आप छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ ठीक नहीं होता है। तो आप इन सारी चीज़ों से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।